हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ भारती और मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया लेसन जिसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन विद द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। यानी कि हम सभी लोग इस प्लैनेट पर रहते हैं, है ना। और इस प्लैनेट पर जब हम रहते हैं तो हम ये जो मैप आप यहाँ देख रहे हो, है ना, ये जो मैप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए हमारा जो अर्थ है, जो हमारी प्लैनेट है, वो 3 भागों में डिवाइड किया है हमने। कौन-कौन से? सबसे पहला ट्रॉपिक्स, दूसरा टेम्परेट ज़ोन और तीसरा पोलर रीजन या फिर फ्रिजिड ज़ोन। हम इसको 2 ज़ोन्स में कहे जाते हैं। दूसरा कौन-सा कहते हैं हम? फ्रिजिड ज़ोन, यानी कि जमा हुआ, है ना? यहाँ पर बिल्कुल बर्फ है। यहाँ पर आपको जो फ्लोर है, जो ज़मीन है वो शायद ही दिखाई देगी, है ना? पेड़-पौधे भी शायद ही दिखाई देंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल ठंड है, सब कुछ जमा हुआ है। दिस इज़ व्हाई वी कॉल्ड इट फ्रिजिड ज़ोन या फिर पोलर रीजन। पर हम आज इस लेसन में बात करेंगे किसकी? ट्रॉपिक्स की। ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल होता है बच्चे जो बिल्कुल इक्वेटर पर ही पड़ता है, उसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। और सब ट्रॉपिकल यानी कि जो ये वाली लाइन जो मैं बीच में ड्रॉ कर रही हूँ, नॉर्थ हेमिस्फेयर में और साउथ हेमिस्फेयर में, ये वाली जो मैंने रेड लाइन, 2 व्हाइट लाइंस के बीच में मैंने ड्रॉ की है, ये हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है? सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है। और शायद आपको ये पता होगा या शायद नहीं पता हो सकता है, वो ये है कि जो हमारा इंडिया है, ये इंडिया बना हुआ है यहाँ पर, है ना। जो हमारा भारत है वो भी सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है ना। और थोड़ा सा कहाँ पर पड़ता है? नॉर्दर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट यानी कि दिल्ली से लेके यूपी से लेके पूरा ऊपर, पूरा कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, एवरी पार्ट लाइज इन दी टेम्परेट जोन। ठीक है। तो हमारा ट्रॉपिकल सिस्टम भी है और सब ट्रॉपिकल है और टेम्परेट जोन। ठीक है। तो हमारा जो इंडिया है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। कौन कौन? ट्रॉपिकल रीजन एंड अदर इज टेम्परेट जोन। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि इन रीजन में जो ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ के लोग, अभी हमने इस लेसन का नाम क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट, है ना। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन की जो हम ह्यूमन हैं, हमारा इंटरेक्शन इस रीजन में कैसा है, किस तरीके से यहाँ पर लोग सरवाइव करते हैं, किस तरीके से यहाँ पर लोग अपनी जो डेली लाइफ है ना, उसको एंजॉय करते हैं या फिर शायद स्ट्रगल करते हैं। ठीक है। किस तरह के यहाँ पर एनिमल्स मिलते हैं, ट्रीज मिलते हैं और बर्ड्स मिलते हैं, है ना। नदियां कौन कौन सी यहाँ फ्लो करती, यही सब चीजें आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो दिस इज मी भारती नीमकर और हम लोग यहाँ सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। और आप सभी बच्चे हम लोगों को टेलीग्राम पर ज्वाइन करते हैं, को कर सकते हैं, जिसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करना होगा और एज सत्य शिक्षा 6, 7, 8 क्लास में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का लेसन। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, बहुत ही मतलब कुछ जानने वाला, कुछ समझने वाला ये लेसन है। ठीक है। तो बहुत ध्यान से हम सब बच्चे इसको सुनेंगे और एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। तो इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहला, लाइफ इन द अमेज़न बेसिन। अब ये जो अमेज़न है, ये ऑनलाइन वाला अमेज़न नहीं, है ना। ये है रिवर। ठीक है। और ये कहाँ पर फ्लो करती है? ये फ्लो करती है इनटू ब्राजील। और ब्राजील से रिलेटेड कनेक्टेड और भी कई सिटीज। अब देखो, नदी सिर्फ एक ही कंट्री में बहकर नहीं रुकती, है ना। वो इंटर कंट्री, इंटरनेशनली या फिर इंटर स्टेट हर जगह फ्लो करती है ना। नदी को हम रोक नहीं सकते। तो इस बेसिन में जहां जहां ये नदी बहती है, वहां वहां किस तरीके की लाइफ है, लोग किस तरीके से यहाँ पर रहते हैं, किस तरीके का टेम्परेचर है, क्लाइमेट है ना। रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, हम लोग कहाँ की बात कर रहे हैं? ट्रॉपिक्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो ट्रॉपिक्स में हम लोगों ने शायद पढ़ा होगा या शायद थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। तो यहाँ पर हमें सिर्फ रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है। तभी यहाँ पर हर समय बारिश होती रहती है। ठीक है। पीपल इन रेन फॉरेस्ट, लोग यहाँ पर किस तरीके से सरवाइव करते हैं, है ना, किस तरीके से रहते हैं। लाइफ इन दी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। फिर इससे कंपैरिजन किया जाएगा किसका? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का, क्योंकि ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है सब ट्रॉपिकल,
ये पड़ता है सब ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, ये तो एग्जैक्ट ट्रॉपिक्स में पड़ता है, ये रहा। और हम हमारा एग्जैक्ट पड़ता है सब ट्रॉपिकल में। जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो पड़ता है बच्चे सब ट्रॉपिकल एरिया में। मैं देखिए यहाँ पर एक मैप बना के दिखाती हूँ, तो शायद आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहती हूँ। ये रहा। ने बनाया भारत का नक्शा। ठीक है, कुछ इसी तरीके से दिखाई देता है। थोड़ी बहुत गलती हो गई तो हंसना मत, ठीक है, कि मैम ने किस तरीके का नक्शा बनाया है। ओके, तो हमारा, मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ कुछ इस भाग में। ठीक है, ये वाला है टेम्परेट रीजन नॉर्थ। ठीक है, ये वाला है सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है भाई, समझ आ गया। अब हमारी गंगा नदी बह रही है यहाँ से, और यहाँ से बहती हुई वो यहाँ आ रही है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, लेट मी चेंज दी कलर, जब ज्यादा अच्छा लगेगा और समझ भी आएगा। तो ये मेरी नदी बही, कौन सी, गंगा। यहाँ से मेरी नदी बही, कौन सी, ब्रह्मपुत्र। तो ये यहाँ पर एक बेसिन क्रिएट करते हैं, और ये बेसिन कहाँ पर पड़ रहा है, सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ रहा है। तो इसीलिए हमने इस रीजन को कंपेयर किया है टू दी amazon बेसिन। ठीक है, कि amazon बेसिन में पढ़ेंगे ना हम किस तरह की लाइफ है, तो सेम हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में किस तरह की लाइफ है। ठीक है, यहाँ पर लोग किस तरीके से रहते हैं, कौन से फॉरेस्ट हैं, है ना। और शायद आपको पता भी होगा कि कौन से फॉरेस्ट हैं, कौन से बर्ड्स हैं। ये सब चीजें शायद थोड़ी थोड़ी हो सकता है कि हम लोगों को पता, बट हम यहाँ इन डिटेल पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं हम सभी लोग। ओके, तो सबसे पहले लाइफ इन द amazon बेसिन। amazon बेसिन में लोग किस तरीके से रहते हैं। अब ये जो हमारी नदी है ना, ये फ्लो करती है थ्रू ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, जो कि बहुत ही पास है इक्वेटर के, जो कि 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। अब यहाँ पर मैं एक इमेज ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, सभी बच्चे उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। दिस इज आवर अर्थ। हम इमेजिन कर लेते हैं ये इक्वेटर है 0 डिग्री। ठीक है, अब 0 डिग्री से सिर्फ थोड़ा सा ऊपर ये, दिस इज 10 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। ये पड़ा 10 डिग्री साउथ, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फेयर में, समझ रहे हो, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। 0 डिग्री से अगर मैं 1 डिग्री भी नीचे जाऊंगी ना, तो वो सदर्न हेमिस्फेयर में पड़ेगा। और अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊंगी सिर्फ 1 डिग्री भी, तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना हमेशा, ये नहीं सोचना कि 1 डिग्री से क्या फर्क पड़ता है। भाई, एक डिग्री से बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, मौसम बदल जाता है। ठीक है, लोग बदल जाते हैं, लोगों का फेशियल इफेक्ट बदल जाता है, रहन सहन, खाना पीना, भाषा, ठीक है, सब कुछ बदल जाता है। तो 1 डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो ये हम बात कर रहे हैं amazon बेसिन की, देखो ये जो मैंने डार्क डार्क किया है, दिस एरिया, दिस इज दी 10 डिग्री एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर amazon रिवर जो है वो फ्लो करती है। ये amazon, हम जरा थोड़ा वापस चलते हैं। मैं ये मैप दिखाना चाहती हूँ आपको, ये वाला देखो। ये मैप देखिए, यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूं, तो आप देख सकते हैं कि जो amazon है वो साउथ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है ना। तो ये हमारा ब्राजील है, इतना बड़ा, है ना, मेजर जो हिस्सा है साउथ अमेरिका का, वो ब्राजील ने कवर किया हुआ है। ठीक है, और ब्राजील में रिवर फ्लो करती है। तो ये जो ब्राजील है ये कहाँ पड़ रहा है, देखो ट्रॉपिक्स में पड़ रहा है ना, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो बस ये हम यहाँ यही पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज 10 डिग्री नॉर्थ और दिस इज 10 डिग्री साउथ। ठीक है भाई, अब शायद ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पर ये रिवर इन दोनों रीजन में फ्लो करती है। फिर इट इज रेफर टू एज इक्वेटोरियल रीजन। तो इस रीजन को इक्वेटोरियल रीजन कहा जाता है। कटिबंधीय, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो दिस इज कटिबंधीय। ठीक है, इलाका या रीजन, रीजन को हिंदी में क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा, खैर आप अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है, द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी
ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर माउथ। अब ये जो नदी बह रही है, ये एक्चुअली अमेजोन रिवर की इमेज है, ठीक है। देखो इनका फॉरेस्ट देखो कितना डेंस है। डेंस मतलब बहुत ज्यादा गहरा है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पर जो ऊपर सनरेज पड़ती है ना, वो ये इतना डेंस है इसका एरिया कि सन रेज भी नीचे नहीं पहुंच पाती, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वाइवल कंपटीशन बहुत ज्यादा है रेदर देन डेथ, ठीक है। तो ये वाली जितनी भी आप कैनोपी एरिया देख रहे हो, कैनोपी एरिया क्या होता है बच्चे, जो पेड़ की जो ऊपर के ऊपर का जो एरिया होता है ना, जो ढक के रखता है सारी पत्तियां, मतलब एक 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 सर्कल टाइप शेप बनती है, तो दिस इज कॉल्ड कैनोपी एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर कैनोपी एरिया बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो धूप है वो नीचे की तरफ नहीं आ पाती है, और अंदर यानी कि नीचे जमीन पर यहाँ पर बहुत गर्मी रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है, और मतलब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जानवर मिलते हैं, बहुत सारे यहाँ पर रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, इंसेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, मस्कीटोज मिलते हैं, मतलब इतने डेंजरस होते हैं, अगर वो आपको बाइट कर ले तो शायद आप बेहोश हो जाओ, ठीक है। अच्छा, हम यह बात कर रहे थे क्या कि अगर एक नदी फ्लो करती है, ये फ्लो किया नदी ने, ठीक है। अब मान लीजिए ये रास्ता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद ओशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये रिवर है, और यहाँ पर ये ओशन है, ओशन स्टार्ट हो रहा है। अब ये रिवर, रुक जाओ कलर चेंज कर लेते हो तो हमें और बढ़िया समझ आएगा। अब ये जो ओशन है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रिवर माउथ। क्या कहा जाता है इसको, रिवर माउथ का जाता है, यानी कि नदी का मुख, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक रिवर जब एक लार्ज वाटर बॉडी से मिलती है, ये देखो ये लार्ज वाटर बॉडी या फिर किसी अनदर वाटर बॉडी से मीट करती है, तो उस एरिया को रिवर माउथ कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर सभी चीजें क्लियर हो रही है ना, कि जो अमेजोन है वो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में क्यों पड़ता है, और इसको इक्वेटोरियल रीजन कहा जाता है, यानी कि कटिबंधीय क्षेत्र, राइट। रीजन नहीं पता चल पा रहा था ना, अब पता चल गया। दिस इज कॉल्ड, कहां पर चल रहा है ये पेन, ये रहा, क्षेत्र, ठीक है भाई। चलो, और फिर इसके बाद एक जो रिवर फ्लो करती है, जो वो दूसरी वाटर बॉडी में मिलती है, तो उसको रिवर माउथ कहा जाता है। आगे चलते हैं, न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज आई थिंक आपको पता होगा कि ये नदी बह रही है, ये मेजर रिवर है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और डार्क कर लेती हूँ क्योंकि ये हमारी मेजर रिवर है। अब ये कुछ छोटी छोटी पतली पतली स्ट्रीम्स आके अगर ज्वाइन कर ले, तो इनको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज। या हिंदी में अगर बोला जाए तो क्या, सहायक नदियां, ठीक है भाई, सहायक नदियां। ओके, तो दिस इज द मेन रिवर, मैं यहाँ मेंशन कर दूं, ये मेन रिवर है, और ये हमारी क्या है, ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। हर नदी की कोई ना कोई ट्रिब्यूटरीज होती है, तो यहाँ पर कई सारे ट्रिब्यूटरीज अमेजोन बेसिन में अमेजोन नदी को, अमेजोन नदी के साथ जुड़ जाती है, और उसमें ऑलरेडी काफी सारा पानी है, तो और जो उसका पानी का जो डेंसिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, वो गहरी हो जाती है, ठीक है। द रिवर बेसिन ड्रेन्स proportion ऑफ ब्राजील, parts of Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia and a small part of Venezuela। यानी कि ये नदी मेजरली कहाँ पर फ्लो करती है, ब्राजील में, लेकिन कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में, अब मैं यहाँ पर देखो आपको मैप बना के दिखाती हूँ, किसका, साउथ अमेरिका का, ठीक है। साउथ अमेरिका का मैप कुछ इस तरीके से, ये थोड़ा सा अजीब बन गया, रुक जाओ मैं इसको हटाती हूँ, दोबारा से बनाती हूँ, और सी, रुक जाओ, और ये हमने सिलेक्ट किया, पेन, पेन, पेन का कलर इज रेड, ओके। तो ये है हमारा व्हाट, दिस इज साउथ अमेरिका, ठीक है, इस तरह की शेप है। तो ये हमारा क्या है, ये ब्राजील है, ठीक है, ये ब्राजील है। ऊपर की तरफ वेनेजुएला है, ठीक है। यहाँ पर पेरू है,
नहीं, यहाँ अर्जेंट नहीं, 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 ये ठीक है, पेरू है ये। फिर कोलंबिया यहीं कहीं पड़ोस में है। स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला, बोलीविया भी यहीं कहीं पड़ोस में। दैट मीन्स ये वेनेजुएला के यहाँ से निकलती है, देन ब्राजील में फ्लो करके कुछ इस तरीके से पूरे एरिया में बहती है। और ये ड्रेन कहाँ होती है? ये ड्रेन होती है टू दी वेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, है ना? यानी कि इस कॉन्टिनेंट के, इस महाद्वीप की पश्चिमी दिशा में ये ड्रेन हो जाती है, यानी कि एक वाटर बॉडी से कनेक्टेड हो जाती है, यानी कि पैसिफिक ओशन में। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन में ड्रेन होती है। हिंदी में लिखें तो प्रशांत महासागर। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि अमेज़न बेसिन का क्लाइमेट कैसा होता है। अब देखो, आप खुद ही इससे आइडिया लगाओ एक चीज का, कि जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं, ठीक है, और वो एक ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है, तो क्या वहां कभी ठंड हो सकती है? या कभी प्लेजेंट वेदर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। वहां पर हमेशा गर्मी रहेगी, हमेशा ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है। ह्यूमिडिटी मतलब ऐसे चिपका चिपका फील होता है, स्टिकीनेस, जैसे हम लोग बारिश में फील करते हैं ना। जब गर्मी आती है, गर्मी के बाद बारिश आती है, तो बारिश में जब बारिश भी हो जाती है और गर्मी भी पड़ती है, तो हम ऐसा चिपका चिपका फील करते हैं, पसीने हमारे सूखते नहीं है, हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा मौसम अमेज़न में हमेशा रहता है, हमेशा। ठीक है, तो मतलब सर्वाइवल इज वेरी टफ। यहाँ पर इंसान तो मेरे हिसाब से रहते ही नहीं है। अगर शायद ट्राइब्स वगैरह यहाँ पर रहते हो तो वही सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन का यहाँ पर सरवाइव करना एक बहुत ही मुश्किल काम है ना? क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए कंफर्ट, है ना? तो अगर हमें कंफर्ट चाहिए तो वी कैन नॉट स्टे हियर, क्योंकि यहाँ पर ना पंखा है। मतलब पंखा छोड़ो, आप यहाँ मतलब आपको ठंडी हवा ही नहीं मिल पाएगी। आप हमेशा स्टिकी फील करोगे, हमेशा पसीने फील करोगे। ठीक है, चलो, तो Amazon basin is characterized by hot and wet climate. hot and wet, hot बोले तो गर्मी, और wet बोले तो बारिश। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर एज इट प्रेजेंट ऑन द इक्वेटर। अब ये इक्वेटर में प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पर ये मौसम हमेशा रहता है। जैसा हम कहते हैं ना कि भारत में मौसम बदलता है, जब जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ना, जब वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, जब वो सन की रेस से दूर हो जाता है तो वहां विंटर्स आ जाते हैं। ठीक है, और जब वो सन की रेस के पास आ जाता है तो भी वहां समर्स आ जाते हैं। मतलब मौसम बदल रहा है, हम एक जैसा मौसम नहीं फेस कर रहे, लेकिन जो अमेज़न है वो हमेशा ही एक जैसा मौसम फेस करता है, क्योंकि ये हमारी अर्थ है, ये टिल्टेड है। ठीक है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, और ये 23.5 डिग्री पर ये टिल्ट हो रखी है ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सन है, ये सन है, ये सन की रेज पड़ रही है यहाँ पर। ठीक है, सन की रेज देखो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे पड़ रही है, साउदर्न पे नहीं पड़ रही, दैट मीन्स अब यहाँ विंटर है। ठीक है, और यहाँ क्या चल रहा है? समर चल रहा है। जब ये वापस से घूम जाएगा, यानी कि नॉर्थ दूर हो जाएगा और साउथ पास में आ जाएगा, तो जो सन रेज है वो देखो अभी भी देखो इक्वेटर पे डायरेक्ट ही पड़ रही है, दोनों दोनों सीन में इक्वेटर पर ही डायरेक्ट पड़ रही है ना? अब यहाँ साउथ में समर आ जाएगा और नॉर्थ में विंटर आ जाएगा, है ना? अब ये दूर हो गया क्योंकि यहाँ पर सनरेज नहीं पहुंच पा रही है। तो इन बोथ केसेस जो इक्वेटर है, वो दोनों ही हालातों में जो सन की रेज है वो डायरेक्ट रिसीव कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा गर्मी रहती है। और गर्मी के कारण, और जो यहाँ पर पेड़, जो यहाँ पर मतलब वेजिटेशन अवेलेबल है, उसके थ्रू बारिश बहुत जल्दी जल्दी होती रहती है। तो इसीलिए टेम्परेचर ना बहुत प्लेजेंट नहीं हो पाता। ठीक है, स्टिकीनेस फिर गर्मी, स्टिकीनेस फिर गर्मी, तो बहुत ही मतलब इनटॉलरेबल यहाँ का मौसम है। बोथ डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। मतलब देखो दिन रात, जैसे दोपहर में गर्मी होती है ना, और जब सूरज ढल जाता है तो हम ऐसा मानते हैं कि अब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर दिन और रात दोनों समय बराबर गर्मी रहती है और बराबर ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, मतलब आपको चैन नहीं पड़ने वाला। द स्किन फील्स स्टिकी, आप ऐसे चिपका चिपका फील करते हो, मतलब समझ नहीं आ रहा, कितना भी नहा लो आपके वापस वही आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, यहाँ पर रोज बारिश होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेन फॉरेस्ट अवेलेबल है। कौन से फॉरेस्ट? रेन फॉरेस्ट। दैट टू विदाउट मच वार्निंग, मतलब वार्निंग के बिना ही आ जाती है। जैसे हमारे यहाँ अगर वैसे मान लो इंडिया में बारिश आने वाली है, तो एक वार्निंग मिलती है, भैया आज बहुत तेज बारिश होने वाली है, तो हम ठीक है, हम थोड़े अलर्ट हो जाते हैं। पर यहाँ बिना अलर्टनेस के ही बारिश हो जाती है। आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, बहुत तेज बारिश हो जाएगी और फिर बहुत तेज धूप निकल जाएगी। मतलब इनटॉलरेबल मौसम है। द डे टेम्परेचर आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी, मतलब बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर यहाँ होता है। और जो ह्यूमिडिटी है, जो स्टिकीनेस है, वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। टेम्परेचर शायद थोड़ा कम भी हो जाए, पर ह्यूमिडिटी हमेशा हाई ही रहती है। आप हमेशा यहाँ पर चिपका चिपका ही फील करोगे, है ना? ऐसे स्टिकीनेस आप हमेशा फील करोगे, चाहे कितना भी नहा लो, चाहे कितना भी मुंह धो लो, बट ऑलवेज यू फील अ स्टिकीनेस। तो इसलिए यहाँ पर जो ह्यूमन सर्वाइवल है, वो थोड़ा सा नहीं, बहुत मुश्किल है। ठीक है। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे अमेज़न फॉरेस्ट है ना? अमेज़न फॉरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थ के सर्वाइवल के लिए। अब जैसा कि हम सभी लोगों को शायद पता हो या शायद नहीं भी पता हो कि जो अमेज़न फॉरेस्ट है, उनको लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंग्स ऑफ अर्थ। ठीक है। लंग्स ऑफ अर्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है और ऐसा प्रूफ भी हुआ है कि जो मैक्सिमम ऑक्सीजन है, जो हम अर्थ पर रिसीव करते हैं, वो कहाँ से आती है? अमेज़न फॉरेस्ट से आती है। अब जो अमेज़न फॉरेस्ट जो बचे हुए हैं, है ना? वो एक बहुत ही छोटा पार्ट है ना? क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि अमेज़न फॉरेस्ट इज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन बच्चों, अगर आप ध्यान दो, जो अमेज़न फॉरेस्ट है, ठीक है, वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। ये तो है नहीं कि अभी नया-नया फॉरेस्ट बना है तो नई-नई चीजें हमें पता चल रही हैं। ये सिंस एजेस, मतलब जब से हमारी अर्थ बनी है, जो चेंजेस यहाँ पर आए हैं, है ना? तब से ही ये फॉरेस्ट है। ये फॉरेस्ट ना, मतलब मान लीजिए अगर ये हमारी अर्थ है, ठीक है? और ये हमारा ये क्या है? साउथ अमेरिका है, तो मे बी पूरे कॉन्टिनेंट में ये फॉरेस्ट हो सकता है। समझ रहे हो? ये पूरे कॉन्टिनेंट पे फॉरेस्ट हो सकता है। जैसे जैसे ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ता गया, जैसे जैसे लोग, पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो लोग ये फॉरेस्ट क्लियर करते गए। फॉरेस्ट क्लियर करते करते ये सिर्फ अब कहाँ तक बचे हैं? ब्राजील तक बचे हैं। तो ये इसका रिमेन है। क्या है? ये रिमेन है। ये बचे हुए फॉरेस्ट हमें मिले हैं। ठीक है। ये पहले के फॉरेस्ट नहीं थे, मतलब पहले बहुत ज्यादा फॉरेस्ट थे। अब तो हमें कुछ बचा कुचा माल मिला हुआ है, जिससे हम बस काम चला रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए इनको लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट हैं, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मतलब रिलीज करते हैं। और दूसरा, इन फॉरेस्ट ने बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब किया हुआ है। हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या समझते हैं साइंस में? जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो दैट मीन्स अगर इतना बड़ा फॉरेस्ट है, तो उसने कितनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने में समाया हुआ है, अपने में स्टोर किया हुआ है। और अगर ये फॉरेस्ट खत्म हो जाता है या हम इसको काट देते हैं, तो क्या होगा? वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और हमारे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। थिक फॉरेस्ट ग्रो ड्यू टू हेवी रेन। जहां बारिश होगी वहां पर पेड़ पौधे ज्यादा उगेंगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं। These forests are so thick that the dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इनका जो कैनोपी एरिया है, वो इतना ज्यादा डेंस है, इतना ज्यादा गहरा है कि जो सूरज की किरणें हैं वो नीचे ही नहीं आ पाती हैं। इसीलिए जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, क्रिपर्स होते हैं, ठीक है, क्लाइंबर्स होते हैं, वही सरवाइव कर पाते हैं। अदरवाइज छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं, ट्रीज है, वो यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको सनरेज नहीं मिलेगी, आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे, है ना? द ग्राउंड रिमेन डार्क एंड डैम्प विच एंड ओनली शेड टॉलरेंट ट्री में ग्रो हेयर। मतलब जो टॉलरेंट ट्री होते हैं, जो बर्दाश्त कर सकते हैं कि भाई ठीक है, मुझे धूप नहीं मिली पर मैं फिर भी बढ़ूंगा आगे, तो वही यहाँ सरवाइव कर सकता है। अदरवाइज सब जो ट्रीज हैं वो डेड हो जाते हैं। ऑर्किड्स, ब्रोमेलाइट्स ग्रो
एज प्लांट पैरासाइट। प्लांट पैरासाइट यहाँ पर क्यों कहा गया है? आप साइंस के बच्चों को पता होगा, पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरों के न्यूट्रिशन पे सरवाइव करते हैं, है ना? तो जो ऑर्किड और जो ब्रोमेलियड्स हैं, तो ये क्या करते हैं, ये मान लो ये पेड़ है ना? तो ये पेड़ से चिपक कर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और जो सन रेज होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं और फिर नीचे ही नीचे ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पैरासाइट। आगे चलते हैं। रेन फॉरेस्ट जो है वो फौना में रिच है। फौना बोले तो एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, कुछ भी हो सकता है। और फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा इज ट्रीज, वेजिटेशन। चलो देखते हैं हमें कौन कौन से, यहाँ पे सबसे बढ़िया मुझे जो बर्ड लगता है दैट इज टुकुन। टुकुन देखा, वो जिसकी येलो बीक होती है, ऐसे बाहर की तरफ काफी बड़ी बीक होती है ना? जो टार्जन मूवी में टार्जन के साथ होता है, उसको टुकुन कहते हैं। हमिंग बर्ड्स आपको यहाँ काफी मिलेंगे, छोटे छोटे ग्रीन, इतने ब्यूटीफुल होते हैं ना, और वो इतनी स्पीड से उड़ते हैं, मतलब मैं रोज अपनी छत पे देखती हूँ, मतलब एक ग्रीन, दो चार ग्रीन कलर के हमिंग बर्ड्स आते हैं, इतने स्मॉल, वो इतने क्यूट लगते हैं, मतलब आप उनको देखोगे ना इतने में वो कहीं और उड़ जाएंगे, इतनी स्पीड से वो उड़ते हैं। जस्ट वो एक बार ही प्लांट पर बैठते हैं फिर उड़ जाते हैं, फिर बैठते हैं फिर उड़ जाते हैं, मतलब बहुत ही तेजी से वो उड़ते हैं। और जमीन पे तो वो बैठता ही नहीं है, हमिंग बर्ड, है ना? बर्ड्स ऑफ पैराडाइज आर फाउंड, तो ये कुछ 3 बर्ड है जो मेनली यहाँ पर पाए जाते हैं। एनिमल लाइक मंकीज, मंकीज यहाँ क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पेड़ है। जहां भी फॉरेस्ट आपको ज्यादा दिखाई देंगे या फिर मिलेंगे तो वहां पर मंकीज, लंगूर आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है। स्लोथ, स्लोथ इज लाइक बेयर, ठीक है। एंट ईटिंग टैपियर्स या टापियर्स, ठीक है। तो ये एंट ईटिंग यानी कि चींटियां खाते हैं। इसकी चींटी कैसे खाते हैं? ये चींटी के ना बिल में घुस जाते हैं, और जो इनका ये जो माउथ होता है, इट्स लाइक मतलब एक ऐसा कोनिकल होता है, तो ये अपने माउथ को उसके अंदर घुसाते हैं और फिर सारी चींटियों को खा जाते हैं। वेरियस स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल, रेप्टाइल बोले तो जो जमीन पर चलते हैं, ठीक है। स्नेक सच एस क्रोकोडाइल, पाइथन, एनाकोंडा, बोआ, है ना? कॉन्स्ट्रिक्टर ऑल्सो थ्राइव इन दीज जंगल्स। तो ये मतलब ये स्नेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही डेंजरस है। और यहाँ पर स्नेक सिर्फ आपको जंगल में ही नहीं, साथ ही साथ पानी में भी मिलेगा, और वो भी बड़ा वाला एनाकोंडा। मूवी देखी है ना एनाकोंडा? वो अमेज़न के जंगल में ही जाते हैं और वो एनाकोंडा सांप आता है और सबको खा जाता है ना? बस वही डेंजरस सांप यहाँ पर मिलता है, वो सीरियसली काफी बड़ा है। तो several species of fishes including the flesh eating piranha fish is also found in the river। तो जो पिराना फिश है ये भी मिलती है जो कि फ्लैश खाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्लैश बोले तो मीट, ठीक है। अब लोगों की बात करते हैं। अब लोग यहाँ पर कैसे रहते हैं? मैन जो होते हैं, मतलब जो आदमी, वो हंट करते हैं फिश अलोंग द रिवर्स। वुमेन टेक केयर करती हैं क्रॉप्स का। तो यहाँ पर क्रॉप्स का उगना भी मेरे हिसाब से बहुत सही है, क्योंकि अकॉर्डिंगली क्रॉप्स को क्या चाहिए? बारिश। As hunting, fishing are uncertain, it is the women who keep their families alive by feeding them the vegetables they grow। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं? वेजिटेबल्स भी ग्रो करते रहते हैं, ताकि अगर इनको कभी फिश नहीं मिली है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, बहुत बारिश हो गई है या जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो गया है, तो आप क्या करते हैं? मतलब हंट करने नहीं जा पाते हैं, तो जो वेजिटेबल्स ग्रो किए हैं वो खा के भी ये लोग जिंदा रह सकते हैं। पीपल प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न यानी कि झूमिंग कल्टीवेशन, सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप शायद नेक्स्ट क्लास में अपनी पढ़ोगे, 8th क्लास में। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये एक जंगल है, मान लो ये पूरा जंगल है, तो मैंने इतना हिस्सा इसका काट डाला, ठीक है, इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया, और जो भी कुछ यहाँ पर बचा, थोड़ी बहुत लकड़ी या पत्तियां, मैंने उनको जला डाला। जलाने के बाद क्या हुआ कि वो जो जितना भी मतलब लकड़ी थी, लीव्स थी, वो सब बर्न हो गई। बर्न होने के बाद एवरीथिंग बिकम क्या? ऐश, ठीक है। तो राख बनने के बाद वो सब मिट्टी में मिल गया। अब वो जो राख होती है ना, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। क्यों फर्टाइल होती है? क्योंकि उसमें पोटैश होता है, ठीक है। और वो पोटैश क्या करता है? वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है।
और इंक्रीज करने के बाद फिर यहाँ पर हम लोग खेती करते हैं। तो इसको क्या किया, पहले मैंने स्लैश यानी काट दिया और जला दिया, और फिर मैंने एग्रीकल्चर के लिए जो एरिया है वो रेडी कर लिया। तो ये मेरा अब यहाँ पर 75% क्या है, जंगल है, और 25% मेरा क्या है, खेत है। तो बस फिर मैं क्या करूंगी, फिर खेती करने के बाद इस एरिया को छोड़ दूंगी, फिर ये वाला पड़ोस वाला ले लूंगी, इसको काट डालूंगी, यहाँ पे पेड़ उगा दूंगी, और यहाँ पे फिर मैं यही प्रोसेस यहाँ पर करूंगी। तो ये पूरा चलता रहता है। ठीक है, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। यहाँ का स्टेपल फूड यानी कि जो खाया ही खाया जाता है, परमानेंट फूड, वो क्या है, मेनियोक, ऑल्सो नोन एज द कसावा। ठीक है, दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द पटेटो, मतलब ये पटेटो की तरह होता है, और पटेटो की तरह ही ग्रो होता है जमीन के नीचे। ठीक है, फिर मेनली ग्रो क्या होता है यहाँ पे, टैपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। तो यहाँ पर शकरकंदी और ये पाइनएप्पल और टैपियोका यहाँ पर ग्रो किया जाता है, और लोग इसको खाते हैं। दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड एग सैक्स। ठीक है, ये क्वीन एंड्स भी खाते हैं और एग सैक्स भी खाते हैं। मतलब खाना कुछ बहुत ज्यादा मुझे बढ़िया लग नहीं रहा यहाँ पे। मतलब शायद पहली बार नहीं, मतलब ऐसा खाना लोग खाते हैं, इट इज अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि जैसे मतलब रीजन टू रीजन खैर वैरी करता है, बट इट इज वेरी, खैर। तो यहाँ पर क्रॉप्स उगाई जाती है, कॉफी, मेज, कोकोआ या कोको। ठीक है, कॉफी के लिए सबसे बढ़िया एरिया है ग्रो करने के लिए, मेज के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हाई टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, तो इट इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग दीज क्रॉप्स। तो ये आपको नाम अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी वुड, बहुत सारी लकड़ी घर बनाने के लिए, और यहाँ पर सभी लोग घर अपने थोड़े से ऊंचे बनाते हैं। अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा तो ये देखो काफी ऊंचे घर बने हुए हैं, ताकि अगर बारिश से पानी भर जाए तो उनके घर में पानी ना घुसे। ठीक है, some families live in the thatched house shaped like the beehives, while other large apartment like the house called the maloka विथ स्टीपली स्लांटिंग रूफ। ये देखो ये स्लांटिंग रूफ बनी हुई है, तो इनको क्या कहा जाता है, मेलोका कहा जाता है। ठीक है, और कुछ लोग बी हाइव लाइक घर में रहते हैं। इसके बाद लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द Amazon बेसिन स्लोली चेंजिंग, बदल रही है। क्यों बदल रही है, क्योंकि Amazon हाईवे मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हाईवेज बना दिए ताकि सभी लोग आसानी से यहाँ पर अंदर जा पाए। अब देखो हाईवेज बनाने के लिए हमने कितने सारे पेड़ काटे होंगे, है ना। एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर ऑल्सो यूज फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस, ताकि डायरेक्टली हम यहाँ पर पहुंच पाए। अगर बारिश बहुत है, बाढ़ आ गई है, तो हम यहाँ हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट से भी आ सकते हैं। द इंडिजिनियस पॉपुलेशन वाज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया एंड फोर्स्ड टू सेटल इन द न्यू एरिया। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पहले से ही रहते हैं, पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं पता नहीं कितने सालों से, अब उनको जबरदस्ती वहां से निकाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई तुम लोग जाओ दूसरे एरिया में रहो। तो ये तो गलत है, स्लोली चेंज हो रहा है, बट दिस इज नॉट अ गुड चेंज, है ना। The development activities are leading to the gradual destruction of the biological diverse rainforest, और ये डेफिनेटली होना ही है, और एक्चुअली ऐसा हो रहा है। जब से ब्राजील के नए पीएम आए हैं, आई थिंक या प्रेसिडेंट आए हैं, एक्चुअली इस बात को काफी साल हो गए हैं, तो उन्होंने जो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट है ना, वो कम करने की बजाय बढ़ा दी, क्योंकि हमें ज्यादा पेड़ चाहिए, हमें जरूरत है। तो जो रेन फॉरेस्ट है ये इतने ज्यादा अब कट चुके हैं जिसका हार्म बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। ठीक है, और शायद आपको पता हो या नहीं हो, बट लास्ट ईयर जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है इसमें बहुत ज्यादा तेज वाइल्ड फायर हुआ था, जिसे बुझाने में बहुत, बुझ ही नहीं रहा था एक्चुअली। ठीक है, जब बारिश होती है तब वो खुद से बुझता है, अदरवाइज ह्यूमन इंटरवेंशन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं होता, क्योंकि वो हम लोगों के लिए भी खतरनाक होता है। ठीक है, तो मतलब वहां पर आग लग गई थी, वाइल्ड फायर बोलते हैं उसको, जिससे बहुत सारे पेड़ों का नुकसान हो गया। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। अब हम बात करते हैं हमारे भारत की, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। देखो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, ये देखिए ये क्या लिखा है, माउथ ऑफ गेंजेस, यानी कि ये जो नदी यहाँ पर मिल रही है, किसके साथ मिल रही है, अनदर वाटर बॉडी के साथ, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रिवर ऑफ माउथ। ठीक है, माउथ ऑफ रिवर, सॉरी। जो ट्रिब्यूटरीज है गंगा की और ब्रह्मपुत्र की, वो सभी मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में।
ठीक है। जो बेसिन है वो सब ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो कहाँ पड़ रहा है, 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में। ठीक है, यानी कि मैं वापस से एक सर्कल बनाती हूँ, ये इक्वेटर है, ये 10 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। थोड़ा सा मतलब पैरेलल नहीं है एक्चुअली, ये 60 डिग्री है, ये 30 है, ये 60 है। ठीक है, ये 30 मैं कर देती हूँ, और इसके बीच में जो एक और लाइन जा रही है, ये 10 डिग्री है। तो इसके बीच में हमारा भारत पड़ता है। ठीक है। The tributaries of the river Ganga like Ghagra, Son, Chambal, Gandak, Kosi are the tributary of Brahmaputra like Dibang, लोहित, तिस्ता एंड मानस। तो ये सभी रिवर एक साथ मिलकर यहाँ ड्रेन होती है। तो देखो कितना सारा पानी, मतलब एक साथ हर मिनट यहाँ पर ड्रेन हो रहा है। मेन फीचर इस बेसन के क्या है कि प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन एंड द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय एंड द सुंदरबन डेल्टास। देखो कितनी सारी चीजें हैं इसमें। जो गंगा रिवर है वो प्लेन्स को फीड करती है ना। जो ब्रह्मपुत्र है वो माउंटेन से निकलती है। ठीक है, और यहाँ पर हिमालय के फुटहिल्स हम लोगों को मिलते हैं। फुटहिल्स मतलब शिवालिक। फिर सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा क्या है, यहाँ पर हमें मिलता है एक सुंदरी नाम का पेड़, जिसके नाम से सुंदरबन डेल्टा फेमस हुआ। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर हमें मिलते हैं मैंग्रोव ट्री। ठीक है, मैंग्रोव ट्री क्या होते हैं, ये जो पेड़ हैं जो नदी के किनारे, समुद्र के किनारे लगे होते हैं, इससे क्या होता है, जो टाइड्स होते हैं यानी कि जो हाई वेव्स होती हैं समुद्र की या सी की, वो बहुत ज्यादा जल्दी एंटर नहीं कर पाती स्टेट में। तो ये उसको होल्ड कर लेती है, रोक लेती है। ठीक है, क्योंकि जो उसकी रूट्स होती है वो ऐसा जाल क्रिएट करती है, ताकि जो पानी है वो इन्हीं में फंस के रह जाता है, वो आगे तक नहीं बढ़ पाता। ठीक है, अब यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून क्लाइमेट है। ये हम जानते हैं सभी बच्चे कि इंडिया का क्लाइमेट इज मॉनसून टाइप क्लाइमेट। ठीक है, जो मॉनसून है वो यहाँ बारिश लाता है मिड ऑफ जून से लेके मिड ऑफ सितंबर तक, जिससे जो समर्स हैं हमारे बहुत ज्यादा हॉट होते हैं और विंटर्स बहुत ज्यादा कूल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है और ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ती है। ये मैं सिर्फ बात कर रही हूँ नॉर्थ की, साउथ में ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, टोपोग्राफी मतलब रिलीफ, रिलीफ मतलब अपना फ्लोर, हमारी जमीन कैसी है। जो बेसिन है इसकी बहुत अलग अलग टाइप की टोपोग्राफी है। माउंटेन एरिया विद स्टीप स्लोप यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि जो माउंटेन है, जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, दे आर वेरी स्टीप, इसमें चढ़ना मुश्किल है। हैव इनहॉस्पिटेबल टेराइन। इनहॉस्पिटेबल मतलब आप इस टेराइन में जा ही नहीं सकते हैं। दे आर मार्शी एंड स्वैम्पी, मार्शी मतलब, और स्वैम्पी मतलब दलदल टाइप। समझ रहे हो, पानी है, मिट्टी है, पेड़ है, यहाँ सिर्फ यही सरवाइव कर सकता है, हम नहीं चल सकते। तो लेस नंबर ऑफ पीपल इन द माउंटेन एरिया, ऑब्वियसली क्योंकि माउंटेन में चीजें अवेलेबल नहीं होती, आप खेती नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका घर ऊपर है तो चढ़ना बहुत पड़ेगा, नीचे है तो उतरना बहुत पड़ेगा, तो हर चीज देखनी पड़ती है। तो माउंटेनियस एरिया जो होते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो कम होते हैं। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ पर। पीपल इन दी प्लेस बिकॉज सॉइल इज फर्टाइल, ये हम हमें पता है, क्योंकि यहाँ पर अलूवियम सॉइल मिलती है। कौन सी सॉइल मिलती है, अलूवियम सॉइल, जो कि वर्ल्ड की सबसे फर्टाइल सॉइल है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्लेन्स इज वेरी हाई। प्लेन्स यानी कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये पूरा नॉर्थ पड़ता है। खैर छत्तीसगढ़ झारखंड थोड़ा सा सेंटर, थोड़ा सा ईस्ट में आ गए हैं, बट ये है। तो ये वाले इलाके जो हैं ये सबसे ज्यादा पॉपुलस हैं, पॉपुलेशन यहाँ बहुत ज्यादा है रेदर देन अदर स्टेट्स। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो मेन क्रॉप है वो कौन सी है, मेन क्रॉप में जो सबसे ज्यादा होता है वो है व्हीट, मेज, सोरगम, ग्राम, मिलेट्स, जूट और शुगर केन, जो कि कहाँ ग्रो होता है सारा, नॉर्दर्न प्लेन्स में। ठीक है, कैश क्रॉप, कैश क्रॉप क्या होती है, जिससे हमें पैसे मिलते हैं, जिसे हम बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, वो है शुगर केन और जूट। ठीक है, वेस्ट बंगाल और असम में टी ग्रो की जाती है, जिसे हम प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं,
प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है भाई। प्लांटेशन मतलब जो एक ही तरह की क्रॉप बहुत बड़े लैंड पर ग्रो की जाती है उसको प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है। सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्कवॉर्म। बिहार और असम में सिल्कवॉर्म भी रियर किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सिल्क बनाया जाता है, ठीक है। क्रॉप्स आर ग्रोन इन द टेरेसेस इन द माउंटेन एंड हिल्स। टेरेस मतलब हम एक एक छत सी बना लेते हैं और वहां पर हम पेड़ पौधे मतलब जो भी क्रॉप है वो आपको ग्रो करनी होती है, कहाँ पर होता है ये माउंटेन्स में और हिल्स में, ठीक है। अब ये मैप देखो आप सब बच्चे, ये हमारी गंगा नदी है, ठीक है। ये ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी है, नहीं गंगा नदी ये रही, ये रही गंगा नदी, ध्यान से देखना। और कहाँ गया पेन, ये अपनी ब्रह्मपुत्र, ठीक है भाई। अब देखो वेल्स लोकेशन, ये देखो यहाँ कुएं कितने ज्यादा है, ठीक है। नीली नीली नदियां जो है ये बड़ी बड़ी नदियां हैं, और ये बेसिन बाउंड्री है ये वाली, ये यहाँ पर एक बेसिन क्रिएट कर रही है, ठीक है। ये जो ब्राउन ब्राउन देख रहे हो ये हिली एरिया है, इसकी ऊंचाई 8,000 से ज्यादा है। जो नीला एरिया देख रहे हो इसकी ऊंचाई बहुत कम है, एक्चुअली ऊंचाई नहीं है, ये सारा प्लेन एरिया है। कौन सा एरिया है, प्लेन एरिया, यानी कि जिसे हम कहते हैं मैदान, ठीक है। बस तो ये एरिया यहाँ पर आपको इलेबोरेट किया गया है। वेजिटेशन किस प्रकार का है यहाँ पर, यानी कि फ्लोरा, ठीक है। वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म, है ना। अगर गंगा और ब्रह्मपुत्र है तो यहाँ पर प्लेन्स है, प्लेन्स यानी कि मैदान है, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है, जिसमें टीक भी होता है, साल भी होता है और पीपल भी होता है, राइट। थिक बैम्बू ग्रुप्स होते हैं यहाँ पर, जो कि कॉमन है कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में, ठीक है। यहाँ पर बैम्बू आपको बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में मिलेगा। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कॉनिफरस ट्रीज मिलते हैं क्योंकि ये बहुत हाईएस्ट लेवल पर लोकेटेड है, जिनको हम माउंटेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, जिसको हम कॉनिफरस को माउंटेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और उसमें क्या क्या उगता है, उसमें उगता है पाइन, देवदार, फिर, है ना, बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप इज स्टीप। अब ये पेड़ किस तरीके के दिखते हैं, ये पेड़ कुछ दिखते हैं क्रिसमस ट्री जैसे, ठीक है। इनका स्लोप ऐसे क्यों होता है, ताकि अगर बर्फ इनके ऊपर गिरे तो वो फिसल कर नीचे आ जाए और ये पेड़ खराब नहीं हो, इसीलिए ये पेड़ यहाँ पर इस तरह के उगाए जाते हैं या नेचुरली उगते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ यहाँ पर हमारे भारत में किस तरह की है, एलिफेंट मिलते हैं, टाइगर मिलते हैं, डियर मिलते हैं, मंकी मिलते हैं, ठीक है। वन हॉर्न राइनोसोरस मिलता है कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में, मेनली इन असम, ठीक है बच्चों। फिर इन डेल्टा एरिया, डेल्टा यानी पानी वाला एरिया, यहाँ पर आपको मिलेगा रॉयल बंगाल टाइगर जो कि है हमारा नेशनल एनिमल। क्रोकोडाइल्स मिलते हैं, एलिगेटर्स मिलते हैं, ठीक है, दोनों भाई भाई हैं। मोस्ट पॉपुलर वैरायटी कौन सी मिलती है फिश की, रोहू, काटला एंड हिल्सा। तो हिल्सा सबसे ज्यादा फेमस है और ये बहुत महंगी फिश भी आती है और ये बहुत ज्यादा टेस्टी भी होती होगी, शायद जो लोग इसको खाते हैं, ठीक है। फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द लिविंग ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस एरिया। तो मतलब जो भी लोग कहाँ पर रहते हैं, डेल्टा वाले एरिया में रहते हैं, तो यहाँ पर फिश राइस सबसे ज्यादा खाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, टाउन और सिटीज यहाँ पर कौन कौन सी है, कहाँ पर, कहाँ पर, मैदानी इलाकों में, ठीक है। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ये सबसे ज्यादा पॉपुलस एरिया है, ठीक है। यहाँ की मतलब पर किलोमीटर में मतलब यहाँ पे 10 लाख लोग मिल जाते हैं गंगा रिवर के किनारे पे। और ये है वेस्ट वाटर फ्रॉम द टाउन एंड द इंडस्ट्रीज इज डिस्चार्ज इनटू द वेस्ट वाटर, सॉरी ये मैंने गलत पढ़ा, वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स इंडस्ट्री डिस्चार्ज होता है कहाँ पर, नदियों में, जिससे ये नदियां पोल्यूटेड हो जाती हैं, है ना। यहाँ पर पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज इन इलाकों में पड़ती है, इलाहाबाद में, कानपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में, पटना, कोलकाता, तो इन सब सिटीज ने नदियों को बहुत ज्यादा क्या किया हुआ है, पोल्यूटेड किया हुआ है। फिर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। सबसे पहला रोडवेज और रेलवेज ट्रांसपोर्ट, है ना। लोग बहुत मतलब रेलवे नेटवर्क बहुत बढ़िया है यहाँ पे,
फटाफट फटाफट आओ जाओ, सब काम हो जाता है। वाटरवेज भी है, ठीक है। वाटरवेज अलोंग द रिवर, यानी कि आप गंगा रिवर के अंदर इनलैंड नेविगेशन कर सकते हैं। इनलैंड नेविगेशन यानी कि आप रिवर के अंदर थ्रू बोट ट्रैवल कर सकते हैं। प्लेन एरिया है तो यहाँ पर एयरपोर्ट्स भी होंगे, ठीक है, और एयरपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी भी बहुत आसान होगी, ताकि आप रोड के थ्रू फटाफट से एयरपोर्ट पे पहुंच जाओ। आगे चलते हैं, टूरिज्म सेंटर के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। टूरिज्म इज अनदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ दिस बेसिन, क्योंकि यहाँ पर यूपी में बहुत सुंदर सुंदर क्या है, मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, टेम्पल्स बने हुए हैं, घाट बने हुए हैं, तो इसीलिए लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा टूरिज्म के लिए आते हैं, और इससे टूरिज्म मतलब प्रमोट होता है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे घाट बने हैं, टेम्पल और मॉन्यूमेंट, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस यहाँ पे, ताजमहल, ठीक है, बुद्धिस्ट स्तूपा, उत्तर प्रदेश और बिहार में, साथ ही साथ टेम्पल्स भी है भाई, है ना, लॉर्ड कृष्णा के टेम्पल्स हैं यहाँ पर। पब्लिक ज्यादा, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से वही देखने जाती है, ठीक है। तो ये टूरिज्म सेंटर भी है। होपफुली आपको चैप्टर बहुत डिटेल था, ठीक है, बहुत सारी इसमें इंफॉर्मेशन थी। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बताई गई है, समझाई गई, तो बहुत ध्यान से समझना, पढ़ना, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें वर्ड टू वर्ड हमें एग्जाम में आती है। तो आप सभी बच्चे हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, सत्य शिक्षा 678 क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय।